हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू कंटिन्यू अवर टॉपिक लाइट के अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ रूल्स डिस्कस किए थे जिनके रेस्पेक्ट में अपन इमेज बना रहे थे। ठीक है ना। वहाँ पर अपन ने देखा था कि कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, अगर कोई लाइट फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। देन अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी, है ना। भले वो कॉन्वेक्स लेंस हो, भले वो कॉनकेव मिरर हो, भले वो कॉन्वेक्स मिरर हो। और अगर कोई लाइट सीधी पोल पे जा रही है तो वो इंसिडेंट लाइट होती है और फिर वापस से पोल से टकरा करके आएगी तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। तो ये सब लाइटें अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा क्या था, रूल्स थे किसके, इमेज को बनाने के। अब उसी चीज़ को अपन यहाँ पर देखेंगे। जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है ना बेटा, वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास इमेजेस बनती हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। फिर अपन कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मिरर की बात करता हूँ तो मिरर के अंदर अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग चीज़ें तैयार होती हैं। से अगर मैं एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग सब जानते हो ये आपका क्या होता है, पॉइंट पी होता है। इसके बाद आपका एक बीच में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बीच में यहाँ पर आपका फोकस होता है ना, एफ होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए, एक फोकस के बारे में और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। वैसे 6 केसेस हमारे पास यहाँ पर डेवलप होते हैं जहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज को देखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले अपन ने यहाँ रखा किस किस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। अगर बाई चांस मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो सबसे पहले जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो बेटा इससे टकरा करके किससे पास होगा, फोकस से निकलेगा, है ना। और अगर ये रे इससे टकरा रही है तो वो टकरा करके हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी और इन दोनों की जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं पीछे जा कर के बनेगी। ठीक है। तो जो भी इमेज पीछे जा कर के बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, किससे, ऑब्जेक्ट से, हमेशा बड़ी होती है। दिख ही रहा होगा आपको, ये पहला केस अपन ने बना करके बता दिया। सिमिलरली आप इसका दूसरा केस भी देख सकते हो। दूसरा केस भी अपन यहाँ पर बना सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे बनेगा। वेट अ मिनट। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस के अंदर मैंने बोला कि अगर मैंने उसको कहाँ पर बनाया, कहाँ पर बना लिया, कहाँ पर ड्रॉ कर लिया, फोकस पे ही। देखो सेकंड पोजीशन हमारी फोकस की है, तो ये लेंस अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे बना लिया एफ के ऊपर, तो बेटा ये फोकस से जब भी कोई लाइट बनती है सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। और अगर ये इस मिरर के ऊपर यहाँ पर टकरा रही है तो ये पैरेलल ही आ जाएगी। तो दोनों लाइटें कई इन्फानेट पर आकर के इनकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। लाइट आपको ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनानी है और एक सम डिफाइन एंगल से आपको कहाँ भेजना है, इस मिरर के ऊपर भेजना है। किसके ऊपर भेजना है, मिरर के ऊपर। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। समझ गए बात को। अब यही चीज़ अगर मैं दूसरी लूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इस फोकस के आगे बढ़ूँ और सेंटर और फोकस के बीच में बनाऊँ, से मैंने ये पॉइंट यहाँ पर बनाया, क्या बनाया, अपनी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने सेंटर और फोकस के बीच में बनाई से यहाँ पर, तो वापस से वही जाएगी, तो वो वही पैरेलल फॉर्मेट में यहाँ से, और इसे टकरा करके किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। पर जो लाइट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी वो एक वापस से रिवर्ट होकर के नीचे की तरफ आएगी और ये दोनों रेस कहीं एक जगह में जाकर बनेगी इन फ्रंट ऑफ द किसके, मिरर के, और वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो गए। अब अगर बाई चांस तीसरी ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर पे रखा, तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो अंडरस्टूड है वो फोकस के पे ही आएगा। बट अब अगर वो यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, हाँ, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ऊपर जाएगा नहीं, तो वो कहाँ से जाएगा, अगेन फोकस से ही पास होगा। से वो फोकस से पास हुआ तो वो यूँ टकरा करके आएगा, तो उसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी क्योंकि दोनों यहीं पर ही वेव टकराएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे की तरफ पूरा डिस्क्रिप्शन, बस उसको ध्यान से देखते चले जाओ। चलो देखते हैं पहले वाला को। सबसे पहले इमेज अगर फॉर्म हो रही है कॉनकेव मिरर की, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, पोल और फोकस के बीच में। देखो ये पोल और फोकस, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ, यहाँ पर लगा रखा है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो टकरा करके किस पे जाएगा, याद करो, फोकस से पास होगा। मैंने कल रूल समझाया था, तो फोकस से पास हो रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ से अगर मैं रे को भेजूंगा तो वो टकरा करके रिवर्ट बैक होगी और कहीं अपनी आंखों से जब मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा क्या ये मुझे कहीं पर जाकर के मिलेंगी, तो मैंने देखा कि ये हमारी हमेशा कहाँ जा कर के मिलेंगी बेटा, पीछे जा कर के मिलेंगी। कहाँ पर, इन फ्रंट
हाँ, बिहाइंड द मिरर, मतलब सॉरी इन फ्रंट नहीं, बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ जा करके वो अपने को मिलेंगी। तो ये ऐसी अपने को इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों को आराम से क्लियर हो सके। तो इमेज हमेशा पीछे की तरफ बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। मैंने पहले बताया था रूल्स के अंदर कल की क्लास में कि जो भी इमेज हमारे मिरर के पीछे बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और लार्जर दे बड़ी होती है किससे, ऑब्जेक्ट से ना। तीसरी चीज़, जब मैंने हमारे किसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा, ये फोकस पे रख दिया, भेजेंगे वही वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भेजा तो फोकस से ही पास होगी। और जब मैंने कहीं और से भेजा वापस से रिवर्ट होकर के आएगी। और अगर मैंने इमेज को देखने की कोशिश करी तो इमेज हमेशा मुझे इमेज कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये दोनों कभी भी आगे की तरफ नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, उनकी इमेज कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पर होगी। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी और हाईली एनलार्ज्ड भी होगी। डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस किस के बीच में, फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा फोकस, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी। वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा तो फोकस से पास होगा, ये फोकस से पास हो रही है। और अगर मैंने कहीं और से भेजा तो वो वापस रिवर्ट बैक होकर के आ रही है ना। जब वो रिवर्ट बैक होकर के आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, है ना। याद रखो हमेशा, जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो भी रे मैंने रूल्स जो समझाए थे उन रूल्स के अंदर आपको ये पता लगा था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ रही है। तो ऐसी लाइट यहाँ से ऊपर बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो, तो ऑब्वियसली बात है वो रिवर्ट बैक होकर के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है। एक तो अपन बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं। दिख रहा है ना आपको सबको अच्छे से। हाँ, इसको अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो दोनों इस इमेज कहाँ बनी, हमारी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बन गई। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और लार्जर होगी किससे, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो ऑब्वियसली बात है जो भी रेस से जाएगी, जैसे एक पैरेलल बनाई तो फोकस से पास हुई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से दोबारा भेजा तो वापस से उसी पोजीशन में रिवर्ट बैक होकर के आ जाएगी। ठीक है ना। फोकस से पास होती है, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो फोकस से पास होगी, फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वो की वही बन गई, इमेज बिल्कुल उल्टी बन गई, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई, रियल और इन्वर्टेड बनी, सेम साइज़ की बनी जैसा हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आया नहीं आया समझ में। ध्यान से इनको मैं रब कर देता हूँ, अच्छे से इनको बना करके देख लेना एक बार, कोई डाउट आया ना तो डिस्कस कर लेना बेटा, है ना। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर भी बना सकता हूँ, इतनी बड़ी लाइन है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो वही पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी तो फोकस से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी। दोनों की इमेज यहाँ पर बन रही है, बहुत छोटी सी इमेज फॉर्म इज बियॉन्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। डन। चलो ये हमारी 5 हो गई है। नाउ द लास्ट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनाइट पर रखा हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो बेटा देखो जो रे ऊपर से आ रही है वो इससे टकरा करके ऐसे जाएगी, है ना, किससे, मिरर से टकरा करके, और जो रे पोल से टकरा रही है वो इंसिडेंट रे होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है उसी तरीके से। बताया था मैंने, चौथे पाँचवें नंबर का रूल है। तो A डैश B डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज हमारी इमेज कैसे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, समझ गए। रूल्स याद तो है ना बेटा सबको अच्छे से, रूल्स याद होना ज़रूरी है। बस जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर रूल पढ़ाए थे आई होप सो लिख रखे होंगे। इसको बनाने के पहले आप पहले रूल्स को देख लेना। मैंने ये रूल्स बताए थे कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होती है ना, और अगर कोई रे फोकस सेंटर से जा रही है तो सेंटर पे ही वापस रिवर्ट बैक होती है। तीसरी मैंने बताई थी, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और चौथी मैंने बताया था रूल के जो भी रे आ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में होती है, जो अभी ऊपर वाले में देखा। तो उन्हीं रूल्स को मैंने फॉलो करके ये सारी इमेजेस ड्रॉ करी हैं। अगर नहीं याद है ना बेटा तो पहले वो वाला पेज पढ़ लेना, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मैंने तो फॉर्मेशन बनाया किसका, इमेज का, कॉनकेव मिरर की फॉर्मेट में। अब मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताऊंगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर की फॉर्मेट में। उसमें ज़्यादा केस नहीं है, 2 ही केसेस हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपकी ऐसी जिसके अंदर से अपन शेड करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा है। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड द इन्फिनिट। ये पोल और इन्फिनिट के बीच में मैंने कहीं पर भी रख दिया। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है तो वही पैरेलल एक्सिस पैरेलल भेजूँगा। तो याद करो वो डाइवर्ज होती है ना, कॉन्वेक्स में तो डाइवर्ज होती है, पैरेलल आती है जो। और जो हमारे पास कहाँ पर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वो वापस से रिवर्ट बैक होगी, तो रिवर्ट बैक भी हो गई। तो मेरे को ये देखो ये कहाँ पर आकर के मिल रही है, यहाँ पर आपको आकर के इमेज मिलेंगी। दिख रही नहीं दिख रही, ये देखो इमेज, ये ऊपर से यहाँ से डाइवर्ट होकर के यहाँ तक आई तो फोकस पे मिल रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले दोनों की इमेज यहाँ मिल रही है बहुत छोटी सी, ठीक है ना। तो बहुत छोटी इमेज आपको मिलेगी। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो मिरर के पीछे बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा और हमेशा इमेज जो होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड होती है। बस कभी हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है, कभी डिमिनिश्ड होती है, बस याद रखना, ठीक है। हाँ, और हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगी जब भी बनेगी। ये तीन चीज़ें कॉमन है इसमें। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट पे देखो यहाँ से टकराया डाइवर्ज हो गई, फिर यहाँ पर आई, या पोल पे टकराया डाइवर्ट हो गई, तो ये दोनों का मैंने डॉटेड करके ऊपर की तरफ मिलाया तो वो मुझे यहाँ मिल गई। ध्यान से देख लो ये वाली, है ना, मिल रही नहीं मिल रही। इसको हटा देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे, विजिबिलिटी फॉर्मेट प्रॉपर हो जाए तुम्हारी। अच्छे समझना बस। ये देखो इमेज यहाँ बन गई, ये वाली वेव डॉटेड करके पीछे लेके आया, इसको भी इधर लेके आया, तो इनकी इमेज यहाँ पर बन गई। बनेगी वो इमेज वैसी होगी, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। डन। ये पूरा फॉर्मेशन था बेटा किसका, इमेज का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये सारी कंडीशंस जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं वो याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या रे क्या क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर में क्या मेजर डिफरेंस है। कॉनकेव आप शेविंग मिरर में यूज़ करते हो जिसमें पीछे का भी प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मतलब आगे से बिल्कुल आपको इमेज आपकी बड़ी दिखाई देगी तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में हेयर कट कर पाओगे नॉर्मल तरीके से। यूज्ड एज शेविंग मिरर में देखते हैं जहाँ पर अपन को बड़ी बड़ी इमेज फेस देखना पड़ता है। ऑल्सो इन मेकअप मिरर के अंदर भी यूज़ करते हैं ताकि मैं एक एक बारीकी अपने फेस की देख सकूँ, है ना। करते हो ना तुम लोग मेकअप, करते हो नहीं करते दोनों? सारे के सारे अच्छे से मेकअप किया करो, बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। यूज़ एज रियल व्यू मिरर के अंदर यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, जैसे कार्स के अंदर भी पीछे का ऑब्जेक्ट मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई देना चाहिए, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहता हूँ, वो सीधा दिखाई देता है ना। टू सी ट्रैफिक एट द रियर साइड, मुझे ट्रैफिक को देखना हो कि हमारे पीछे कितना ट्रैफिक है। बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और देखने का बहुत बड़ा एरिया भी तैयार करके देते हैं, है ना, ताकि मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ दिखाई दे सके। एंड आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, और बाहर से कैसे होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। इसको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट भी, लार्जर इमेज टीथ को बड़ा देखने लगे तभी तो कैविटी वगैरह निकाल पाते हैं। इसको यूज़ करते हैं अपन रिफ्लेक्टर्स ऑफ इन टॉर्च में, व्हीकल्स में, व्हीकल की हेडलाइट के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर, सब में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं किसके फील्ड पर, सोलर एनर्जी के फील्ड पर यूज़ करें ताकि वो फोकस कर सके सन की रेज को हीटिंग सोलर फर्नेस के ऊपर, ताकि मुझे प्रॉपरली चीज़ें दिखाई देना लगे। अपन यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ पर, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स के अंदर, जहाँ पर वो अपने कैमरेज वगैरह लगाते हैं ना लोग। हाँ, शॉपकीपर्स कैन कीप एन आई, आँख रख सके कस्टमर्स के ऊपर कि कोई सामान तो नहीं चुरा रहा, है ना। हाँ, वो बाहर जो घरों के बाहर भी कैमरे लगते हैं वो सब कॉन्वेक्स मिरर वाले हैं। डन। चलो अब आता है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि मिरर फार्मूला है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे से इसको करना। इन स्फेरिकल मिरर जो भी डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, यू आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज भी नेगेटिव। ये आपका क्या आता है, हमेशा नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द, ये हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, यू की वैल्यू ऑलवेज भी नेगेटिव क्यों होती है बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो यू हमेरा नेगेटिव क्यों होता है और क्या वो है, वो सब चीज़ें मैं आपको कल की क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग कल के न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सको। आज बस थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है।
ओके मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात कर लेंगे साइन कन्वेंशंस की, स्फेरिकल मिरर के, और कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, v। अब इमेज डिपेंड करती है आगे बन रही है या पीछे बन रही है। अब चलो इतना हो गया तो बता देता हूँ u ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा रहता है। देखा होगा आप लोगों ने जितने मैंने अभी फॉर्मेशन बनाए, u हमेशा कहाँ होता है, देखो यू कहाँ गया, यहाँ से फॉर्मेशन शुरू था, ये यू ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्ट इधर रखे होते हैं वो सब नेगेटिव, और जितने भी ऑब्जेक्ट इधर रखे रहते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। तो ध्यान से उन सब चीज़ों को देखना। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड पर होता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव माना जाता है। और इमेज कहीं पर भी अगर वो इमेज भी अगर लेफ़्ट साइड पर बन रही है तो नेगेटिव होगी, और राइट साइड पर बन रही होगी तो पॉजिटिव होगी, है ना। तो इमेज हमारा v को आप इमेज डिस्टेंस कहते हो। याद रखना, स्पीड मत मान लेना u और v को, जैसे मोशन वगैरह में मानते हैं। यहाँ पर u इज़ द डिस्टेंस, मीटर सेंटीमीटर ऐसे होते हैं ये। और इनसे अपन एक प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल पर, और उसी को कहते हैं फोकल लेंथ, f कहलाता है। इसलिए 1/f = 1/v + 1/u हमारा जनरेट होता है। आगे बात समझ में, ये मेन फार्मूला है फोकल डिस्टेंस को निकालने का या फोकल लेंथ को निकालने का, 1/v + 1/u। अब ध्यान देना बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको आप लोग कहते हो लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा न्यूमेरिकल्स में। जो भी साइज़ होती है इमेज की वो फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर में, डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके का पोजीशन है, कहाँ पर, मिरर पर। इट इज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमेशा बड़ा भी हो सकता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इमेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो डिपेंड करेगी अपन किस तरीके से देख रहे हैं और कहाँ मिलेगी। जो भी साइज़ ऑफ इमेज है वो रिलेटिव होती है ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी लीनियर मैग्नीफिकेशन में। समझ गए कि मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, लीनियर फॉर्मेट में होता है, इमेज के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, मेरे को इधर बहुत बड़ी इमेज बन रही है तो बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है ना, और छोटी भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए कहते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वो आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस कैसे निकालता है, m = इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, माइनस का v/u। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस के फॉर्मेट, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन क्योंकि दोनों ही m के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से m का फॉर्मूला आ गया h2/h1 = माइनस का v/u। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसके अंदर, बहुत इजी टॉपिक है। याद रखना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के रेशियो से जो बनता है लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अब आपका साइन कन्वेंशन आएगा, बट वो मैं अगले लेसन में डिस्कस करूँगा ताकि आपको सब चीज़ें ताज़ा रहे और आप लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है बेटा, अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हर जगह शेयर करो बहुत अच्छे से, ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके बाय।